नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेके आए एक बेहद इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको नाम दिया टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे ऐसे प्रश्नों का जो या तो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए, जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हो इन नंबरों पे। तो आइए देखते हैं भारत की अवस्थिति व विस्तार से संबंधित आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रश्न के ऊपर सबसे ज्यादा गौर करने लायक जो बात है वो है असत्य कथन। कई बार क्या होता है, एग्जाम में जल्दबाजी या फिर एग्जाम के प्रेशर के कारण हम इन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन का चयन करना है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए, अक्षांश की दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ओके। ऑप्शन बी, देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और ऑप्शन डी, भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। तो यह है आज का पहला प्रश्न। आप एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बड़ी ध्यान से इस प्रश्नों के ऑप्शन को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स, दिए गए कथनों में ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, वो गलत है। देखिए ऑप्शन डी क्या है, भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा कोल के नाम से नहीं जाना जाता। भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। इंदिरा कोल है वो भारत का उत्तरतम बिंदु है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी है वो गलत है। और इस प्रश्न के सारे ऑप्शंस हैं ए बी सी, इनके बारे में व्याख्या सहित चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आपको पता ही होगा, होना भी चाहिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ग्लोब पे एक बार हम क्लासिफाइड करके देखते हैं। हमारे सामने ये देखिए ग्लोब है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से ग्लोब को दो भागों में डिवाइड किया। 0 डिग्री जो देशांतर है वो ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करता है, और भूमध्य रेखा है वो भारत को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है। आप यहाँ पे पीले कलर से बना हुआ अपना देश देख सकते हो। तो एक प्रकार से आपको समझ में आएगा कि भारत है वो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी दिशा में स्थित है। तो ऑटोमेटिकली भारत कौन से गोलार्ध में हुआ, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित हुआ। अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा की, तो भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा से ईस्टर्न साइड में स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित हुआ, पूर्वी गोलार्ध में। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो अक्षांश की दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा से उत्तर में है, तथा देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, उसके पूर्वी साइड में अवस्थित है। तो भारत की अवस्थिति के बारे में हमने देखा। अब हम चर्चा करेंगे भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु की। भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन के ऊपर ले जाना चाहूंगा। आप देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ध्यान से सुनिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बात की जा रही है मुख्य भूमि की। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए आपसे, तो वो कन्याकुमारी तमिलनाडु है। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी। बिल्कुल जी हाँ, ऐसे ही कुछ है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है, और भारत का जो उत्तरतम पॉइंट है, यानी कि जहां से भारत की शुरुआत होती है उत्तर दिशा में, तो वो है इंदिरा कोल। अब हम देखते हैं इस प्रश्न में। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको लाइट हाउस दिख रहा होगा, प्रकाश घर दिख रहा होगा। ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित। आप देख सकते हो अंडमान निकोबार में भी एक पर्टिकुलर जगह है। अगर आप हिंद महासागर में जाओ और वहां पे आपको कुछ इस प्रकार की लाइट हाउस जैसी संरचना दिखे, तो आप समझ जाना कि ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में अवस्थित है। उत्तरतम बिंदु की बात करें तो भारत का उत्तरतम बिंदु आप मैप में देख पा रहे होंगे, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का उत्तरतम बिंदु है। चाइना और भारत के बीच में जो कंट्रोल लाइन है उसको बोलते हैं LAC, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये है LOC,
लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत व पाकिस्तान के मध्य है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात LAC भारत व चाइना के मध्य है। तो ये हमने देखा पहले प्रश्न के विषय में। प्रश्न संख्या 2, भारत का उत्तरतम बिंदु किन दो ग्लेशियर के बीच में स्थित है? सबसे पहले एक बार फिर आपको रिवीजन करवा दूं कि भारत के उत्तरतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस में ग्लेशियर हैं, कौन से वो दो ग्लेशियर हैं जिनके बीच में इंदिरा कोल अवस्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए है उर्डोक सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर बाल्टोरो ग्लेशियर या फिर बियाफो सियाचिन ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल उर्डोक व सियाचिन ग्लेशियर के बीच में स्थित है। व्याख्या में हम देख सकते हैं इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर के सल्तोड़ा श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इंदिरा कोल के दक्षिणी भाग में सियाचिन ग्लेशियर और उत्तरी भाग में उर्डो ग्लेशियर है। तो हमें ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य, सॉरी माफ कीजिएगा, ये राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर के सल्तोड़ा श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है, वहां पे स्थित है भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। अब हम देखें दो ग्लेशियर, तो हमने दो ग्लेशियर देखे थे, सियाचिन ग्लेशियर और उर्डो ग्लेशियर। तो इंदिरा कोल है, उसके दक्षिणी भाग में जो ग्लेशियर है उसको नाम दिया गया सियाचिन ग्लेशियर, उत्तरी भाग में जो ग्लेशियर है वो है उर्डो ग्लेशियर। अब बार बार एक हमारे सामने वर्ड आ रहा है कोल। हम कोल के बारे में देखते हैं कि कोल की क्या परिभाषा होती है। कोल एक पर्वतीय दर्रा होता है जो पर्वतीय कटकों की दो चोटियों के मध्य अर्धचंद्राकार, ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार कटे हुए रूप में होता है, जिसे स्थानीय भाषा में ला कहते हैं। आपने सुना होगा दर्रे, नाथुला, जोजिला, जेमपला। इस प्रकार आप देख सकते हो इस मैप के माध्यम से भी, ये दो चोटियां हैं, इन चोटियों के बीच में जो अर्धचंद्राकार कटे हुए भाग के रूप में जो अवस्थिति है इसको बोलते हैं कोल। तो इसको कोल पर्वतीय दर्रा या ला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस हमारे सामने है 809 किलोमीटर, 856 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 923 किलोमीटर। तो देखिए हमसे पूछा यह गया है, आप मैप में अगर आप देखोगे तो ये है 0 डिग्री अक्षांश जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पे कुछ स्थित है भारत का दक्षिणतम पॉइंट जिसको नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट। तो ये जो दूरी है इसके बारे में हमसे पूछा है कि ये दूरी कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये दूरी है वो 876 किलोमीटर की दूरी है भूमध्य रेखा और भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के बीच। ये दूरी आपको ध्यान रखनी है, 876 किलोमीटर की दूरी है। तो इंदिरा पॉइंट के विषय में और जानकारी ये है कि इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है, जो हमने आप पिछली पिक्चर में देखा था, जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 1972 को किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का नाम रखा गया था। इससे पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हो ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान की भी ये जो लोकेशन है इसके बारे में हमने देखा कि ये जो लोकेशन है वो है निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये डिटेल्स थी। प्रश्न संख्या 4, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को देश का मानक याम्योत्तर माना जाता है। यह याम्योत्तर उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरता है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, मथुरा, मिर्जापुर, प्रयागराज और जौनपुर। तो मैप में आप ये लाइन देख रहे हो, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत का मानक याम्योत्तर है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक याम्योत्तर है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले या किस स्थान से होकर गुजरता है? तो जो पर्टिकुलर जो स्थान है वो है मिर्जापुर। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो व्याख्या में दे रखा है पूरे विश्व के लिए ग्रीनविच का समय औसत समय है, भारत के लिए मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 5 में आपको बताना है कि भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा अवरोही क्रम में आपको बतानी है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए,
और पता होता भी है तो एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। तो जो अवरोही क्रम होता है वो होता है अधिक से कम, ज्यादा से कम की तरफ, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6। और आरोही क्रम होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें बताना है कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक है और सर्वाधिक से कम होते जा रही है। बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में अपना सही उत्तर चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सर्वाधिक जो तटीय सीमा है भारत की वो कौन से राज्य के साथ में है, तो वो है गुजरात के साथ में। इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो भारत की सर्वाधिक जो सीमा है, जो तटरेखा की लंबाई है वो किसकी है, गुजरात राज्य की है। 1244.7 किलोमीटर गुजरात राज्य है वो अपनी सीमा समुद्र से साझा करता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये तो रखना है हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होगा। अगर हम द्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप सर्वाधिक सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है, वो है 1962 किलोमीटर की सीमा है जो तटीय सीमा के रूप में जानी जाती है अंडमान निकोबार की। और लक्षद्वीप की मात्र 132 किलोमीटर की सीमा है वो तटीय तटरेखा के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, हमें लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के उस प्रेशर में कई बार क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान से देखना होगा। आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो या फिर मैप को अपने सामने रखिए और मैप से ज्योग्राफी की स्टडी कीजिए, जिससे आपको काफी आसानी से ये चीजें समझ में आ सकती है, याद रख पा सकते हो इनको। तो प्रश्न संख्या 6 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल में हम देखेंगे। 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 से 24 समुद्री मील या फिर 200 समुद्री मील। एक बार पॉज कीजिए और याद कीजिए कि प्रादेशिक सीमा क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की तटरेखा से प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल में। तो देखते हैं सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित होती है। प्रादेशिक जल सीमा ये वह क्षेत्र है जिसका उपयोग भारत सरकार पूर्णतः अधिकार के साथ में कर सकती है। इस क्षेत्र पर भारत का पूरा अधिकार होता है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र मंडल। प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक का यह क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में भारत सरकार को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार तथा आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। अंत में एक क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। यह वह संलग्न क्षेत्र है जहां तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर यह स्थित होता है। 200 समुद्री मील की दूरी तक स्थित होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों के सर्वेक्षण और अनुसंधान के अधिकार प्राप्त हैं। आप यहाँ पे एक बार मैप देख सकते हो। मैप में आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको ABC नाम से जो 3 है वो देखिए। यहाँ पे जो A है वो है प्रादेशिक जल सीमा जो कि होती है 12 समुद्री मील। B है वो है संलग्न क्षेत्र जो सब तटरेखा से 24 जो समुद्री मील है उसकी दूरी तक को माना जाता है। इसको ये भी बोला जाता है कि ये क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के बाद में भी शुरू होता है। अंत में जो है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 200 नॉटिकल मील अर्थात समुद्री मील की दूरी तक अवस्थित होता है। अगर इसको हम संलग्न क्षेत्र मंडल से देखें तो इसकी दूरी होती है, यानी कि 24 किलोमीटर कम कीजिए तो 176 जो समुद्री मील है ये दूरी मानी जाती है। अब हम देखते हैं एक समुद्री मील में, पूछा जाए कि एक समुद्री मील है क्या, कितने किलोमीटर होते हैं एक समुद्री मील में। तो देखिए 1.85200 किलोमीटर एक समुद्री मील में। आपको पता होना चाहिए कि एक समुद्री मील कितना होता है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो हमने भारत के 3 क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल, अनन्य आर्थिक जोन, उनकी दूरी की कितनी दूरी तक अवस्थित है, उसमें भारत के अधिकार क्षेत्र के बारे में हमने बात की। तो आप इस मैप को एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि काफी कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आसान क्वेश्चन है उनको गलत करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो अगर आपने अपना उत्तर लगा लिया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा राज्य से अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरती है। तो देखते हैं कौन से वो राज्य है जहां से ये गुजरती है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप मैप देखिए। मैप में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, वो गुजरती है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के राज्यों की संख्या है 8। अगर ये पूछे कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य कौन कौन से हैं। उड़ीसा राज्य हमारा उत्तर था, वो गलत था। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। उड़ीसा देखिए, ये रह गया उड़ीसा, तो इस राज्य से होके नहीं गुजरती है। 8 राज्यों के हमने जिक्र किया कि कौन कौन से 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 4 बड़े राज्य हैं। अब आपको बताना है कि सर्वाधिक से घटते क्रम में बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, उसके बाद में कौन सा राज्य आता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस ऑप्शन को देखिए और अपना उत्तर चयन कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने सही उत्तर चयन किया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं सर्वाधिक से घटते क्रम में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों का सर्वाधिक से घटते क्रम में हमने क्षेत्रफल देखा। तो इस प्रश्न के बाद में मैं आपको 2 क्विज देता हूं, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जो कि बहुत आसान है। दूसरा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है, का विस्तार किन राज्य या राज्यों में है। ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए, प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, उसका कौन कौन से राज्यों में विस्तार है। ऑप्शंस आपके सामने है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पुडुचेरी का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में विस्तार है। अर्थात इन तीनों राज्यों में पुडुचेरी का विस्तार है। देखते हैं, पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। राज्य हमने देखे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल। अब ये देखिए, 4 जो भाग हैं इनमें ये डिवाइड किया गया है पुडुचेरी को। ये पुडुचेरी के 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो पुडुचेरी मुख्य है वो तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, पुडुचेरी है वो जो पुडुचेरी मुख्य जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। कराईकाल जो क्षेत्र है वो भी तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। एक राज्य तो हो गया अपना तमिलनाडु। यनम है वो है आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित। देखिए ये है आंध्र प्रदेश की सीमा, यहाँ पर है यनम। और जो अंतिम है माहे, वो है अरब सागर में केरल राज्य की सीमा पर अवस्थित। तो इन 4 भागों को सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जिसको नाम दिया गया पुडुचेरी। इसका 3 राज्यों में विस्तार है। 3 राज्य हमने देखे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। तो ये देखा हमने इस प्रश्न की व्याख्या में। अब जल्द से वीडियो पॉज करके आप मुझे बताइए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न की जानकारी में हमारे सामने यह है कि पुडुचेरी है वो 4 अलग अलग स्थानों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 3 राज्यों में विस्तृत है। राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो फ्रेंड्स, हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जिक्र किया पहले पार्ट में। कल आपके लिए दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम और प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के बारे में हम व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस भी मिलते हैं, सामान्य अध्ययन के वीडियोस भी मिलते हैं। हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। इस टेस्ट सीरीज की तथा करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको और ज्यादा अधिक विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।